बच्चों अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जनरल एंट्रीज। बिना जनरल एंट्रीज बनाए आप अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं कर सकते। आप किसी भी लेवल की अकाउंटिंग करिए, आपको जनरल एंट्री बनाने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको जनरल एंट्री बनानी नहीं आती है तो आप लाइफ लॉन्ग अकाउंटिंग में स्ट्रगल करेंगे। आपको ध्यान से समझना है, हम जब अकाउंट बनाते हैं तो उसके दो पार्ट कर देते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट के 4 पार्ट होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। और क्रेडिट के भी 4 पार्ट होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। तो इसमें एक पार्ट डेबिट का होता है, एक पार्ट क्रेडिट का होता है। तो ये एक दो पार्ट है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। तो इसके कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। और इन रूल्स को फॉलो करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं, एक है मॉडर्न अप्रोच और एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच कहती है कि हम एक काम करते हैं, हम असेट, एक्सपेंसेस, रिवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी, इन सबको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करने के बाद इनके कुछ रूल्स बनाते हैं। जैसे कि हमें असेट्स की बात करें तो असेट का हम ये कह सकते हैं डेबिट और क्रेडिट में बंटवारा कर दिया हमने। असेट को हमने डेबिट साइड दे दी, तो लायबिलिटीज और कैपिटल जो इसकी अपोजिट होती हैं उनको क्रेडिट साइड मिल गई। एक्सपेंसेस, लॉसेस को डेबिट मिला तो इसका अपोजिट इनकम, प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड दे देंगे। तो ये रूल है कि असेट चाहे रियल असेट हो चाहे पर्सनल असेट हो, असेट असेट है। एज पर मॉडर्न अप्रोच असेट का डेबिट बैलेंस होता है। क्योंकि असेट का डेबिट बैलेंस होता है तो जब भी हमारी असेट इंक्रीज होती है हम इसे डेबिट कर देते हैं। ये हम रूल नंबर 1 अपने लिए याद रख रहे हैं ताकि हम जनरल एंट्री बनाते हुए रूल नंबर डालेंगे तो हमें याद रहेगा क्यों हमने डेबिट या क्रेडिट किया। रूल नंबर 2, अगर हमारी एसेट डिक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे। जब हम एसेट को क्रेडिट करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अब हम एक्सपेंसेस को भी डेबिट साइड में डाला था तो इसके भी रूल इसी टाइप के, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। रूल नंबर 3, एक्सपेंस होगा डेबिट कर देंगे और किसी वजह से एक्सपेंस को रिवर्स करना है तो क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद इनकम अपोजिट होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब भी इनकम होगी क्रेडिट करेंगे और किसी वजह से रिवर्स करना होगा इनकम को तो डेबिट कर देंगे। कैपिटल एंड लायबिलिटीज पर्सनल अकाउंट होते हैं, हमेशा इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, हम क्रेडिट करेंगे, जब भी डिक्रीज होगा डेबिट करेंगे एज पर रूल नंबर 8। तो ये हमारे मॉडर्न रूल्स हैं जो हम देख सकते हैं। अब मॉडर्न रूल्स के अलावा कुछ ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं। उन ट्रेडिशनल रूल्स को हमें सबसे पहले सिखाया जाता है 11th क्लास में कि भाई कैसे कैसे हमें करना है। तो रूल्स डेबिट और क्रेडिट के हमें अभी तक क्या पता चले मॉडर्न अप्रोच में कि जब भी एसेट डेबिट होगी मतलब प्लस होगा, क्रेडिट होगी मतलब माइनस होगा। लायबिलिटी क्रेडिट होगी प्लस होगा, डेबिट होगा माइनस होगा। कैपिटल क्रेडिट होगी प्लस होगा, डेबिट होगी माइनस होगा। एक्सपेंस डेबिट होगा प्लस होगा, क्रेडिट होगा माइनस होगा। रिवेन्यू क्रेडिट होगा प्लस होगा और डेबिट माइनस होगा। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जिसके हिसाब से हम चलते हैं। जैसे हमें कुछ ट्रांजैक्शंस हैं उसके बारे में पता लगाना है। इन ट्रांजैक्शन से कोई भी अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे अनुज ने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमें बताना है क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने सीखा था तो डेबिट होगा। और कैपिटल इंक्रीज होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने यही सीखा था और कैपिटल इंक्रीज होने पर क्रेडिट होता है। ये अभी हमने रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 7 में सीखा। आप आराम से उसे नोट करके फिर याद करके समझ के कर पाएंगे, क्योंकि ये रिवीजन है इसलिए यहाँ पर तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबको ये सारी बातें। हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया है, बैंक में अकाउंट होने से बैंक डेबिट हो जाएगा और रूल नंबर 2 की वजह से कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैश कम हो रहा है। हमने कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए
तो कैश कम हो जाएगा और ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो ये कैश कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा और ड्रॉइंग्स डेबिट हो। बैंक से पैसा अगर ये हम निकालते तो बैंक कम हो जाता, तो बैंक क्रेडिट हो जाता, और ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला है तो कैश आ जाएगा हमारे पास, कैश प्लस हो जाएगा। हमें चेक मिला है डेटर से तो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा, बैंक डेबिट हो जाएगा इंक्रीज होने की वजह से, और हमारा श्याम नाम का डेटर कम हो जाएगा डिक्रीज होने की वजह से, तो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसे नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया है तो इस दिन हम बैंक नहीं लिख सकते क्योंकि हमने पहले दिन बैंक में जमा नहीं किया, इसे चेक इन हैंड लिखेंगे और अगले दिन इसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे। बैंक डेबिट हो जाएगा, चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा। होने से रूल नंबर 2, हमने महेश को पेमेंट करी है, महेश हमारी लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी को पेमेंट करने से लाइबिलिटी कम हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रूल नंबर 8। और क्रेडिटर है उसे पेमेंट करा चेक से तो चेक हमारा बैंक से पेमेंट करेगा, बैंक कम होने से क्रेडिट हो। सैलरी को पेमेंट करी, सैलरी हमारा नॉमिनल नेचर अकाउंट है, डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। और अगर कैश में पेमेंट करी है, कैश रिड्यूस होने की वजह से क्रेडिट हो जाएगा। रेंट की पेमेंट करी है तो अगेन रूल नंबर 3, रेंट डेबिट हो जाएगा, और रूल नंबर 2, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करी है तो हमारा एक्सपेंस है, अगेन इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो जाएगा, रूल नंबर 3। और अगर चेक से पेमेंट है, सब चेक से होती है, हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाए। तो ये हमने सीखा कैसे काम करेंगे मॉडर्न अप्रोच से। अब हमारे पास आता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम कहते हैं कि हमारे अकाउंट होते हैं दो टाइप के, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। जो पर्सनल अकाउंट है उसमें भी नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं, और जो इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं उनमें रियल और नॉमिनल होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में हमें सबसे पहले सिखाया जाता है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, और हम सबसे पहले पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल लगाकर जनरल एंट्री गलत बनाते। तो हमें क्या करना है, पहले ये सीखना है इन पर्सनल अकाउंट और फिर पर्सनल अकाउंट सीखना है ताकि हम सही एंट्री बना पाए। तो इम्पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले आता है रियल। रियल अकाउंट होता है असेट से रिलेटेड, टेंजिबल या इंटेंजिबल असेट से रिलेटेड होता है। तो इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन अगर हम इसे ऐसे याद रखें, डेबिट एसेट्स कम्स इन, क्रेडिट एसेट गोज आउट, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है नॉमिनल नेचर, जो एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड होते हैं। इसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब ध्यान से देखें तो असेट में हम कह रहे हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो असेट आ रही है उसे डेबिट करेंगे, तो ये रूल नंबर 1 है जो हमने सीखा था। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल नंबर 2 है जो हमने पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच में, कि हमारी एसेट रिड्यूस होती है तो क्रेडिट हो जाएगा। और हमारे पास एक्सपेंसेस के लिए हमने रूल नंबर 3 सीखा था कि एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। और रूल नंबर 5 पढ़ा था इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारे रूल वही है, बस उन्हें थोड़ा सा स्टार्टिंग में बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसा होता है कि बच्चे जल्दी से समझ जाएं। तो यहाँ पर एक क्लियर कट लिखा है कि इंटरेस्ट हमारा नॉमिनल है, इनकम या एक्सपेंस। अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम है, अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो एक्सपेंस है। रेंट हमारा इनकम या एक्सपेंस हो सकता है। सैलरी हमारा इनकम या एक्सपेंस हो सकता है, अगर सैलरी मिल रही है तो इनकम है, दे रहे हैं तो एक्सपेंस है। कमीशन के केस में भी सेम यही केस होता है। लेकिन अगर इससे पहले नाम लग जाए आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, तो ये हमारी एसेट या लाइबिलिटी हो जाती है, पर्सनल अकाउंट हो जाता है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब पैसा देना है तो लाइबिलिटी है, और अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो एडवांस में दे दिया तो हमारी एसेट है।
तो इस बात पे ध्यान रखना कि नॉमिनल लेजर अलग अकाउंट होते हैं। अगर केवल इंटरेस्ट, रेंट, इनकम लिखा है, एक्सपेंस लिखा है, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड आ गया तो वो असेट या लायबिलिटी बन जाता है। इसमें बाद में हम देखेंगे इम्पर्सनल के बाद में पर्सनल, लेकिन आपके स्कूल में शायद सिखाया गया है सबसे पहले पर्सनल, तो आपकी गलत एंट्रीज बनेंगी। आप पर्सनल अकाउंट को बाद में बना देखिए। तो अगर हम पर्सनल अकाउंट को बाद में लिखेंगे तो हमारी एंट्री ठीक बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, ये इंडिविजुअल कंपनी फर्म से रिलेटेड होते हैं। और हमारा जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब पर्सनल होते हैं। ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं जैसे इंडिविजुअल के। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं कंपनी, बैंक के। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं कैपिटल, ड्राइंग्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनके रूल्स होते हैं, रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अगर हम इन सब रूल्स को ध्यान से देखें तो जैसे हमने मॉडर्न अप्रोच को हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 रूल्स में डिवाइड किया था, ऐसे हम ट्रेडिशनल को ABCDEF में डिवाइड कर देते हैं। आपको सबसे पहले रूल नंबर A और B देखना है। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट की जगह डेबिट एसेट कम्स इन, क्रेडिट एसेट गोज आउट याद रखें, ज्यादा अच्छा है। मॉडर्न का ये रूल नंबर 1 और ये रूल नंबर 2 था। फिर रूल नंबर 3 था हमारा ये मॉडर्न में, रूल नंबर 5 था डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑन इनकम्स। और पर्सनल में डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर ये क्या हमारा कैसे काम करता है, जैसे हमने लाइबिलिटी को पेमेंट कर रहा तो रिसीवर वो हो जाएगा। रूल नंबर 8 के हिसाब से लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। और अगर हमने किसी को लोन दिया है या माल बेचा उधार जैसे डेटर्स है तो हमारे लिए एसेट हो जाएगा, रूल नंबर 1। और यहाँ पर क्रेडिट द गिवर, या तो कोई एसेट हमें पैसा देगा, डेटर हमें पैसा देगा, बैंक से पैसा निकालेंगे, या फिर हम किसी से लोन लेंगे, रूल नंबर 7। लेकिन यहाँ ये कहता है पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन आप ध्यान रखिए इन्हें हमें लास्ट में लगाना होता है, बिल्कुल लास्ट में। पहले रियल, फिर नॉमिनल, फिर पर्सनल। जैसे हमें बताना है कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। तो हमें पता है ये हमारा रियल है कैश, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि कंपनी होती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सेल्स, सेल्स हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, रेवेन्यू से रिलेटेड है। एक्रूड इंटरेस्ट हमारा असेट है, हमारा रियल अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट असेट है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। और हमारा ये रियल अकाउंट है, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी एसेट है। ड्राइंग्स हमारा पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्काउंट नॉमिनल है। इनकम है, बैड डेट्स नॉमिनल है, एक्सपेंस लॉस है, परचेसेस एक्सपेंस है, नॉमिनल है। बैड डेट्स रिकवर्ड हमारा नॉमिनल है, इनकम है। प्लांट एंड मशीनरी रियल अकाउंट है, एसेट है। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, ओनर को रिलेट करता है। इंटरेस्ट नॉमिनल नेचर है, एक्सपेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा बैंक को पैसा देना है, पर्सनल अकाउंट है, बैंक को हमने पैसा देना है, लायबिलिटी है। कोई भी लायबिलिटी होगी तो पर्सनल होगा। प्रीपेड रेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, किसी को एडवांस दे दिया है। कैरेज इन वो नॉमिनल है, एक्सपेंस है। गुडविल हमारी रियल है क्योंकि इसको खरीदा बेचा जा सकता है और हमारी एसेट है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर काम करना है। जनरल एंट्रीज हैं थोड़ी सी 100 से ऊपर हैं जनरल एंट्रीज, जो मैंने बता रखी है आपको। इन रूल्स के थ्रू बनेगी। मैं कुछ जनरल एंट्रीज आपको बता देता हूँ। जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस स्टार्ट होने पर हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या सीखा था, कैश आएगा बिजनेस में, क्योंकि हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्योंकि बिजनेस में कैश आएगा तो हम कैश इंक्रीज होने पर रूल नंबर 1 या डेबिट असर कम्स इन रूल नंबर 1 की वजह से डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ओनर से पैसा मिला है तो हमें एज ए बिजनेस फ्यूचर में वापस करना है। कैपिटल है रूल नंबर 7 या एफ। अब इसका एक फॉर्मेट होता है जनरल का, तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले डेट आता है,
डेट के बाद आपको पर्टिकुलर्स के लिए ज़्यादा जगह छोड़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी चीज नहीं पड़ती है। ये बनता है लेजर फोलियो, लेजर के अकाउंट के लिए 2 कॉलम बनते हैं अमाउंट के, अमाउंट डेबिट, क्रेडिट, या हेडिंग डाल देते हैं हम जनरल, डेट डलता है, मान लिया 1 जनवरी है, ने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट, तो जगह छोड़कर हम डेबिट लास्ट में लिखते हैं, तो कैपिटल अकाउंट, तो हमारी कैपिटल अकाउंट होता है जो ओनर का अकाउंट होता है। नरेशन लिखते हैं जो बीइंग से स्टार्ट होती है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, यहाँ पर अमाउंट आ जाता है, डेबिट के सामने डेबिट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट। तो ये बात ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट लाइन से नई एंट्री बनाते हैं। तो ये जर्नल एंट्रीज के कुछ रूल्स हैं जिनके थ्रू हम बनाते हैं। जर्नल एंट्री सीखने में हमें 1 महीना लगता है कम से कम। तो ये तो जस्ट रिवीजन है कि हम लोग कैसे सीख सकते हैं, कैसे रिवाइज माइंड में ला सकते हैं। जैसे महेश को पेमेंट करा, अगर हम पर्सनल अकाउंट देखें तो डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट व्हाट गोज ऑन मतलब क्रेडिट कैश क्या है, तो महेश डेबिट टू कैश। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच से देखें तो महेश को हम पैसा दे रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी को पैसा देने से लायबिलिटी कम हो जाएगी, रूल नंबर 8, लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और कैश कम होने से हमारी एसेट रिड्यूस, क्रेडिट। तो ऐसे हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। कुछ जर्नल एंट्रीज होती हैं जो कंबाइन होती हैं, एक ही जर्नल एंट्री में हमारा एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होता है। और जैसे ये अगर बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश भी आया है, फर्नीचर भी आया है और स्टॉक भी आया है, तो टू कैपिटल, इसी मल्टीपल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं, कंबाइन या कंपोजिट एंट्री बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपको ध्यान रखना है। ट्रेड डिस्काउंट सेल बढ़ावा देने के लिए सेलर देता है, सबको देता है, या कुछ कंडीशन की 5000 से ज़्यादा सामान लेने पे 10% का डिस्काउंट, जैसे मॉल में आप जाते हैं। तो ये ट्रेड डिस्काउंट जब हमारा बिल बनता है तभी लेस हो जाता है, तो हमें इसे अमाउंट में जर्नल एंट्री में कहीं नहीं दिखाना। जैसे बिल बना 20,000 माइनस 2,000, 18,000, तो 18,000 ही आएगा यहाँ, बस नरेशन में लिख देंगे। अदरवाइज इस 2,000 को अलग से डिस्काउंट के नाम से नहीं लिखा जाए। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है, ये कैश डिस्काउंट होता है कि जब हम किसी को पेमेंट करते हैं जल्दी तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है। एक कंडीशन होती है कि 10 दिन में पेमेंट कर दो 2% डिस्काउंट, 1% डिस्काउंट। तो जब बिल बनता है तब ये डिस्काउंट नहीं दिया जाता, तो जब इनवॉइस बनता है, बिल बनता है, तब ये डिस्काउंट नहीं दिया जाता। इस वजह से पहले परचेज सेल की एंट्री तो फुल अमाउंट से हो जाती है, और जब बाद में पैसा कम लिया दिया जाएगा तो डिस्काउंट तो लिखना पड़ेगा ना, तो बाद में हम डिस्काउंट लिखते हैं। पेमेंट करते हैं तो इनकम है, क्रेडिट हो जाएगा, पेमेंट रिसीव होगी, हमारे लिए लॉस है, हम डेबिट कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ट्रेड डिस्काउंट को हम अलग से नहीं दिखाते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को दिखाते हैं। उसका लॉजिक भी समझिए कि जब माल खरीदा बेचा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट उसी समय लेस हो जाता है बिल में से, लेकिन हमारा कैश डिस्काउंट तो बाद में लेस होता है टोटल अमाउंट से एंट्री होने के बाद। जब कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस उसकी कॉस्ट में ही ऐड हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है जर्नल एंट्रीज बनाते हुए कि जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। जब कोई एसेट सेल करते हैं तो याद रखिए हमेशा सेलिंग प्राइस को हम कभी भी कॉस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, रिटर्न ऑन वैल्यू मतलब डेप्रिशिएटेड वैल्यू या बुक वैल्यू से कंपेयर करते। तो जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कंपैरिजन हम हमेशा सेलिंग प्राइस का WDV से, रिटर्न ऑन वैल्यू से करते हैं। ट्रांजैक्शंस बहुत हैं, ये सब आप जब डिटेल में पढ़ चुके होंगे तो आ चुका होगा। GST से रिलेटेड भी हो सकती है, जब हम परचेजेस करते हैं, गुड्स या सर्विसेज लेते हैं, हम पेमेंट करते हैं, हमारी एसेट होती है GST, तो रूल नंबर 1 से डेबिट कर देते हैं। इनपुट CGST, SGST या IGST अगर सेम स्टेट में है, CGST, SGST, और अगर एक स्टेट से दूसरे में तो IGST।
और अगर हम सेल करते हैं तो हम आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करते हैं। परचेज करते हुए इनपुट जीएसटी डेबिट, सेल करते हुए आउटपुट जीएसटी क्रेडिट। परचेज रिटर्न में इनपुट जीएसटी ही रिवर्स होगा, सेल रिटर्न में आउटपुट जीएसटी ही रिवर्स होगा। केवल माल खरीदने पे नहीं, जब आप असेट खरीदते हैं तो भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है तो जीएसटी की, तो वो तब भी आता है। एक्सपेंस करते हुए, सर्विसेज लेते हुए भी अगर जीएसटी दिया है तो उसकी एंट्री भी आ जाएगी। इनकम लेते हुए अगर जीएसटी है तो उसकी भी एंट्री आ जाएगी। ड्राइंग्स करेंगे तो इसका जीएसटी का एक इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, हमें बेनिफिट मिलता है आगे जाकर टैक्स में, वो नहीं मिलेगा, इसलिए रिवर्स करना है ड्राइंग्स करते हुए। ऐसे कोई लॉस हो जाएगा या फ्री सैंपल है तो रिवर्स करना है। लास्ट में आउटपुट और इनपुट जीएसटी सेटल होकर जो डिफरेंस है उसकी पेमेंट कर देते हैं या हमें रिसीव हो जाता है। तो ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं जो ईयर एंड में बनती हैं, जैसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, और ट्रेडिंग अकाउंट की सारी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होती है। ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकलकर पी&एल में ट्रांसफर होता है, और फिर सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस पी&एल में ट्रांसफर हो जाते हैं, इनकम भी। फिर पी&एल से नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, और हमें सारे ट्रायल बैलेंस में, एक तो हम जो जनरल छोटा सा बेसिक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसमें सब एक्सपेंसेस इनकम के अकाउंट होते हैं, लेकिन उसके बाद ये सब बनता है तो बैलेंस शीट बन जाती है, और उस बैलेंस शीट को अगले साल हम ओपनिंग वैल्यू के नाम से लिखते हैं, ऐसा डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट और कैपिटल क्रेडिट। तो इस तरीके से हम ओपनिंग एंट्रीज बनाते हैं। ये था जनरल, जिसमें हमें हर क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्रीज बनानी होती है, हर चैप्टर में हमें जनरल एंट्रीज बनानी होती है। ये आपका सीखना बहुत जरूरी है। अगर इसमें अच्छे से आपका कंट्रोल है तो आप किसी भी चैप्टर में परेशान नहीं होते।